आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारे कोर्स में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, दैट इज AS14, और AS14 डील करता है विथ अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। तो हम लोग साथ ही साथ में AS14 भी देखेंगे। AS14 दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की, तो AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन जब बताता है तो बताता है दिस सेट ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी फॉलोड फॉर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमें ये बताता है कि दिस अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, यही AS14 वाली। दिस अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल फॉर amalgamation, absorption, as well as external reconstruction। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन अमलगमेशन की अकाउंटिंग करने के लिए AS14 को फॉलो करना पड़ेगा। AS14 इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। लेकिन अगर हम AS14 की बात करें तो वो अमलगमेशन का मतलब सिर्फ अमलगमेशन ही नहीं कहता, कहता है कि यही अकाउंटिंग अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए फॉलो की जाती है। मतलब दिस AS इज नॉट ओनली अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ये AS सिर्फ आपको अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ही नहीं बताता, ये अकाउंटिंग बताता है एब्जॉर्प्शन की और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। इनफैक्ट ये तीनों अकाउंटिंग सिमिलर है। ऑल द अकाउंटिंग्स, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सिमिलर होती हैं। पहले हम लोग अपने आप को फैमिलाइज करा लेते हैं कि व्हाट इज अमलगमेशन, होता क्या है ये अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, फिर इसके बाद इनकी अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले समझने जा रहे हैं अमलगमेशन क्या चीज होती है। लिखिए, when two or more companies combine to form, when two or more companies combine to form a new company, then it is known as amalgamation। पहले तीनों डेफिनेशन एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद तीनों की डिस्कशन कर लेंगे। इसका मतलब होता है A लिमिटेड एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है B लिमिटेड, और ये दोनों मिलके बन गई हैं C लिमिटेड। दिस अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन। When a company is taken over by another company, then it is known as absorption। इसका मतलब A लिमिटेड, B लिमिटेड और ये मिलके बन गई है वही A लिमिटेड। तीसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।
when a company reconstructs itself to form a new company, it is known as external reconstruction. तो ये बात हो गई आपसे अमलगमेशन की, एब्जॉर्प्शन की और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन क्या कहती है। अमलगमेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। जब दो कंपनी विलय करके एक नई कंपनी बनती हैं तो इसे कहा जाता है अमलगमेशन। जैसे कि ए और बी लिमिटेड मिलकर एक नई कंपनी बन जाएगी सी लिमिटेड नाम से। एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। ए और बी लिमिटेड कंपनी थी और वो मिलके क्या बन गई है? ए लिमिटेड। इसका मतलब है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है। जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लेती है तो इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अमलगमेशन क्या चीज थी? जब दो कंपनी मिलती हैं, दो या दो से अधिक कंपनी मिलती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है, देन इट इज अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया या फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लिया। मतलब इसमें क्या होता है कि जब दो कंपनी का विलय हो रहा है तो इसमें से एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करती है और एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन वो केस होता है जहां पे दो कंपनी अगर मर्ज हो रही होती हैं तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है? When a company reconstructs itself to form a new company, एक कंपनी अपने आप को क्या करती है? दूसरी कंपनी बना लेती है। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ए लिमिटेड ही अब क्या नाम से जानी जाएगी? बी लिमिटेड। क्यों ऐसा किया जाता है? अमलगमेशन क्यों होता है? ये बात तो हमें समझ में आती है कि दो कंपटीटर्स क्या करते हैं? मिल के साथ में काम करना चाहते हैं तो दोनों लोग एक मिल के नई कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज सी लिमिटेड। कभी कभी एक कंपनी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी क्या करती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लेती है, तो ये केस हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कभी कभी ए लिमिटेड को अब अपने नाम से मार्केट में काम करना बड़ा मुश्किल समझ में आता है। इसकी गुडविल बड़ी खराब हो चुकी है मार्केट में, ठीक है, कस्टमर इसके प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, इस कंपनी की अब मार्केट में कोई गुडविल ही नहीं है, कोई क्रेडिटर इनको माल देने को तैयार नहीं होता है, कोई कस्टमर इनसे माल खरीदने को तैयार नहीं होता है। अब ये कंपनी सोचती है कि अब पुराने नाम से ऑपरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मार्केट में, इसलिए अपने नाम को बदल के रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है और फिर से नए कंपनी के नाम से ये अपने ऑपरेशन को चालू कर देती है। तो यहाँ पे क्या है? ए लिमिटेड वही कंपनी ने क्या कर लिया है? बी लिमिटेड बना लिया है। Why is it called external reconstruction? क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल बाहरी रूप का बदलाव है। अंदर से आज भी वो कंपनी क्या है? जो पहले थी वही आज भी कंपनी है, वही काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने अपने बाहरी रूप को बदल लिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या फिर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है तो पुराने कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है और इस पेमेंट को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पे सी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, किसको पे करेगी? ए लिमिटेड को पे करेगी और बी लिमिटेड को पे करेगी, ठीक है। यहां पे ए लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, किसको पे करेगी? ए को भी नहीं, बी लिमिटेड को पे करेगी ए लिमिटेड कंसिडरेशन। यहां पे क्या होगा? बी लिमिटेड, अब सिंस ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंपनी तो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और कंपनी के ओनर कौन होते हैं? उनके इक्विटी शेयर होल्डर। तो होगा क्या कि बी लिमिटेड जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या करेगी? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर से कहेगी अपने शेयर वापस लाओ,
ए लिमिटेड वाले। अब तो कंपनी बंद हो चुकी है और इनको बदले में क्या दिया जाएगा, बी लिमिटेड के शेयर्स दिया जाएगा। जो बी लिमिटेड अपने शेयर्स ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को देगी इसे कहा जाएगा पीसी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या चीज होती है। The amount paid by new company to old company for business acquisition. The amount paid by new company to old company for business acquisition is known as purchase consideration. ठीक है ये बात। द अमाउंट पेड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी फॉर बिजनेस एक्विजिशन इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं पीसी। हमने यहां पे टर्म यूज किया न्यू कंपनी एंड ओल्ड कंपनी, तो चलिए अब बाइफरगेट करके बता दें कि इन प्रोसेसेस में कौन सी नई कंपनी है और कौन सी पुरानी कंपनी है। जब ए और बी मिलके सी लिमिटेड बनते हैं तो नई कंपनी किसे कहेंगे हम, सी लिमिटेड, दिस इज न्यू कंपनी। और ये दोनों क्या हैं, ओल्ड कंपनी, ये दोनों ओल्ड हैं। जब ए और बी मिलके ए लिमिटेड बनते हैं तो ये ए क्या है, न्यू कंपनी, और ओल्ड कौन है, बस बी, ये है ओल्ड कंपनी। ठीक है, हम लोग अब किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पीसी शैल बी पेड बाय द न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी। यहाँ पे एक न्यू कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है ओल्ड कंपनी। यहाँ पे ओल्ड कौन है, ए लिमिटेड, ये ओल्ड कंपनी है और ये बी लिमिटेड न्यू कंपनी है। आई होप क्लियर है ये बात आपको। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पीसी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। Purchase consideration is calculated in the following two manners. पहला नेट पेमेंट मेथड और दूसरा होता है नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। कुल मिला के ये दोनों कोई मेथड नहीं है। पहले तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो वो उसको कुछ पेमेंट दे रही होती है। क्या पेमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा? या ये बताइए, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, 5 करोड़ रुपए दिए, तो क्या हमें जोड़ना पड़ेगा? कोई मेथड होता है जिससे हम 5 करोड़ रुपए की कंप्यूटेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। 5 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे हमको मालूम है, अगर हमने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा है और 5 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसी रिक्वायर्ड है? हमको तो पता है 5 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है और 5 करोड़ रुपए क्या है, पीसी है। समस्या क्या है, क्या कहां ऐसी परेशानी आ जाती है जब हमें कैलकुलेशन करने की नौबत आ जाती है? एक्चुअली यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो कंपोजिट पेमेंट होती है और पेमेंट इन सेवरल मैनर्स होती है। मतलब जब पेमेंट की जाती है तो कुछ नगद दे दिया जाता है, कुछ इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए हैं। हमने पुरानी कंपनी को क्या क्या दिया? हम नई कंपनी, हमने जब पुरानी कंपनी को एक्वायर किया तो पेमेंट कैसे किया? हमने अपने कुछ शेयर्स दे दिए, हमने कुछ अपने इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर दिए, कुछ अपने डिबेंचर दे दिए, और तो और कुछ अपनी एसेट उठा के दे दी, कुछ नगद भी दे दिया। तो बताइए अब इनकी जोड़ लगानी पड़ेगी कि नहीं? लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जब हम इन सभी पेमेंट्स की जोड़ लगाते हैं तो उसे कहा जाता है नेट पेमेंट मेथड।
हम सभी पेमेंट को जिस भी फॉर्म में हम पेमेंट कर रहे हैं नई वाली कंपनी को, हम उसकी जोड़ लगा देते हैं और हम कहते हैं कि दिस इज पीसी कैलकुलेटेड बाय नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड का क्या मतलब होता है? नेट एसेट मेथड प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो फिर नेट पेमेंट मेथड ही फॉलो होता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी हमारा साइलेंट होता है, वो बताता नहीं है कि किस किस मोड में कितना कितना पेमेंट दिया गया है। तो हम ऐसे में क्या कहते हैं, हम कहते हैं पुरानी वाली कंपनी से हमने जो कुछ भी लिया है उसकी कीमत लगा देते हैं, यही तो हमने पेमेंट किया होगा। ये सिर्फ क्या है, ये मेथड की इंफॉर्मेशन न होने पे इसकी जगह लगा दी जाती है, बस। ये कोई मेथड नहीं होता नेट एसेट मेथड, पेमेंट मेथड ही सब कुछ होता है। बताइए, अगर हम मार्केट से कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, हम मार्केट से एक लैपटॉप खरीद के लाते हैं, हमने उस लैपटॉप की 40,000 रुपए की पेमेंट की है, तो नेट पेमेंट मेथड क्या बताएगा, लैपटॉप मेरे लिए कितने का है, 40,000 रुपए का। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, हम आपसे कहते हैं बताओ हमने ये लैपटॉप कितने का खरीदा, और हम आपको नहीं बताते कि ये लैपटॉप हमने कितने का खरीदा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे लाइए लैपटॉप, उसका बॉक्स दीजिए, उस पे आप एमआरपी खोजोगे और कहोगे हाँ इसकी वैल्यू लिखी हुई है इस पे 41,500 रुपया, तो कितने का ये लैपटॉप होगा, आप कहोगे 41,500 रुपए का होगा। ये होता है नेट एसेट मेथड। जब पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है तो हम एसेट की कीमत लगा देते हैं, या फिर आप कहोगे कि ये लैपटॉप मार्केट में कितने का मिलता है, हमने 2-4 दुकान पे पता किया है, ये लैपटॉप तो कितने का मिलता है, 40,000 रुपए का, तो आप कहोगे कि ये बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए। तो जब मेरे पास पेमेंट नहीं पता होता है तो हम ऑप्शन क्या लगा देते हैं, नेट एसेट मेथड। हम एसेट की कीमत निर्धारित कर देते हैं और कह देते हैं इस बिजनेस को इतने में एक्वायर किया गया होगा। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना है। मान लीजिए एसेट की वैल्यू तो मार्केट वैल्यू हो सकता है 50 लाख रुपए हो, लेकिन कंपनी ने तो उसको कितने में खरीदा है, हो सकता है 50 लाख रुपए के बिजनेस को हमने 38 लाख रुपए में ही खरीद लिया है। तो एग्जैक्ट पेमेंट ही क्या होती है, पीसी होती है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, और नहीं देता है तो हम क्या लगा देते हैं, नेट एसेट मेथड। तो आप हमेशा से मान के चलिएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हमेशा नेट पेमेंट मेथड। हम पीसी कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, देखेंगे कितना कितना किस किस मोड में पेमेंट दिया गया है, उन सभी मोड की जोड़ लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि नई वाली कंपनी को कितने में खरीदा गया है। अकाउंटिंग करने के लिए आपको जो फोरमोस्ट चीज चाहिए वो चाहिए कि नई कंपनी को कितने में खरीदा गया है। अकाउंटिंग उसके बाद ही शुरू हो सकती है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने नई वाली कंपनी को कितने में खरीदा है तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो फोरमोस्ट काम अकाउंटिंग के लिए होता है पीसी की कंप्यूटेशन। और पीसी की कंप्यूटेशन कैसे देखेंगे, जितने भी पेमेंट जिस भी मोड में कर रखे हैं उन सब की जोड़ लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पेमेंट। और ये हम बता देंगे कि दिस इज पीसी। लेकिन इन केस हमको नहीं पता है कि कितनी कितनी पेमेंट किस किस मोड में की गई है, तो जो भी एसेट एक्वायर किया गया है नई वाली कंपनी से उन सभी एसेट की कीमत निर्धारित कर देंगे, उन सभी एसेट की कीमत लिख देंगे। निश्चित है उतना ही पेमेंट किया गया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक मजबूरी है। क्या एसेट की कीमत जितना ही पे किया गया होगा ये बात जरूरी है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हमसे ज्यादा पेमेंट ले लिया गया हो, एट टाइम्स क्या हो सकता है हमसे कम भी पेमेंट लिया गया हो, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए पेमेंट मेथड इज द एक्चुअल मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, और ये क्या है, नेट एसेट मेथड, ये तो मजबूरी है। इन केस मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो विल अप्लाई गो फॉर नेट एसेट मेथड। पहले हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि हम लोग जनरली तो अप्लाई क्या करने वाले हैं, नेट पेमेंट मेथड, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं बनेगा, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं देगा, देन विल गो फॉर नेट एसेट मेथड। और आई होप ये दोनों मेथड का मतलब आपको समझ में आ गया है। पेमेंट का मतलब होता है क्या क्या दिया गया है उसकी जोड़ लगा देना, और नेट एसेट का मतलब होता है क्या दिया गया है नहीं मालूम है तो जो आया है उसकी कीमत लगा देना। ठीक है, ये बात लिखिए, नोट, वी शैल ऑलवेज apply net payment method, but in case information is not available in question, we shall apply net asset method।
अब हमें जो ज्यादा बड़ी चर्चा भी करनी है वो पता है किस पे करनी है, नेट पेमेंट मेथड पे। नेट एसेट मेथड छोटी सी चर्चा है, पहले इसे करेंगे। लिखिए नेट एसेट मेथड क्या है। क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, नहीं बताता कि हमने कितनी कितनी पेमेंट की है, किस किस मोड में की है, तो पूरा नई वाली कंपनी से जो कुछ भी आया है उसकी कीमत लगा देते हैं। हमने कितना पेमेंट किया होगा, जितना उससे नेट एसेट एक्वायर किया है, तो एसेट वैल्यू में से हम लायबिलिटी की वैल्यू हटा देते हैं और ये होता है नेट एसेट। जैसा इस बैलेंस शीट से समझने की कोशिश कीजिए कि हम अगर इस बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो हम इसके लिए क्या पेमेंट करेंगे। इसकी फिक्स्ड एसेट है 4 लाख रुपया, करंट एसेट 2 लाख रुपया, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपया। इक्विटी कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए की इक्विटी। सपोज ये बैलेंस शीट है कंपनी की, जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हो, ये पुरानी वाली कंपनी, हम नई वाली कंपनी है, हम इसको खरीदने वाले हैं। बताइए इसके लिए क्या कीमत लगानी चाहिए हमें, इस कंपनी के लिए क्या कीमत लगानी चाहिए हमें। इस कंपनी की कीमत लगनी चाहिए 5 लाख रुपया। इसके पास 4 लाख का फिक्स्ड एसेट है, 2 लाख की करंट एसेट है, 6 लाख की एसेट आएगी। लेकिन पता है 6 लाख की एसेट आएगी तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी भी साथ में चली आएगी। हमें इस कंपनी के लिए पेमेंट कितनी करनी चाहिए, 5 लाख रुपया। ठीक है, ये बात से सब कोई सहमत है कि नहीं कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपया। इस कंपनी के शेयर होल्डर कितना पा जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, 5 लाख रुपया। उनकी शेयर कैपिटल 3 लाख और ये रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को ये 5 लाख रुपए मिल जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से भी इस कंपनी की वैल्यू है 5 लाख रुपया और हम भी इसकी वैल्यू कितनी कह रहे हैं, 5 लाख रुपया। लेकिन जरा सुनिए फिर से, ये बताइए अगर इस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, अगर इस फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन 4 लाख रुपए तो बुक वैल्यू चल रही है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपया और एक्विजिशन के समय ये बात कही गई है कि नई कंपनी फिक्स्ड एसेट की कीमत लगाती है 6 लाख रुपया। नई वाली कंपनी ने पुरानी वाली कंपनी के फिक्स्ड एसेट की कीमत लगाई है 6 लाख रुपया। बताइए अब नई वाली कंपनी ने ये बिजनेस कितने में लिया होगा, 6 लाख इसका दिया होगा, 2 लाख रुपए इसका दिया होगा, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी को हटाया होगा और कितना दिया होगा, 7 लाख रुपए। ठीक है ये बात। तो हम लोग कह रहे हैं एसेट वैल्यू में से लायबिलिटी वैल्यू घटा के नेट एसेट कंप्यूट कर दी जाती है। लेकिन ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब जितने पे दोनों लोगों ने तय किया है, लेने वाली कंपनी और देने वाली कंपनी ने जिस वैल्यू पे तय किया है एसेट्स को, वो वैल्यू यहां पे ली जाती है। ठीक है ये बात। अगर हमारे पास एग्रीड वैल्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी क्वेश्चन में, तो हम एग्रीड वैल्यू की जगह पे रखेंगे मार्केट वैल्यू। पता है क्यों ऐसा रख रहे हैं, अगर हमें नहीं बता रहे, शुरू से बात करेंगे, एक बार फिर से इनिशिएट करेंगे। ये बताइए अगर हमें पता है कि नई वाली कंपनी ने पुरानी वाली कंपनी को क्या क्या पेमेंट किया है, किस किस मोड में किया है, तब तो हम कौन से मेथड के साथ पीसी कंप्यूट करने वाले हैं, पेमेंट मेथड। अगर ये सब कुछ नहीं पता है तभी हम नेट एसेट मेथड पे आएंगे। अगर हमको पता है कि कितना पेमेंट किया गया है तब तो सवाल ही नहीं उठता कि हम नेट एसेट मेथड पे आए। नेट एसेट मेथड पे आएंगे तो हम नेट एसेट जितना पेमेंट करेंगे, एसेट की वैल्यू में से लायबिलिटी की वैल्यू को घटा देंगे तो हमें नेट एसेट मिल जाएगा। इस वैल्यू का मतलब क्या है, अब हम देखेंगे क्या जो सौदा किया गया है पुरानी कंपनी और नई कंपनी के बीच में जो सौदा हुआ है, ये बात पता है कि नहीं। अगर ये बात पता है तो एग्रीड वैल्यू पता है कितने में सौदा हुआ है। अगर सौदे वाली वैल्यू पता है तो उसकी जोड़ लगा दीजिए। ये बताइए जितने में सौदा होता होगा वही तो पेमेंट होता होगा। अगर हम आपको एसेट के सारे सौदे कितने में हो रहे हैं, एसेट और लायबिलिटीज के सौदे कितने में हो रहे हैं दो कंपनी के बीच में, ये बात बता दें या फिर पेमेंट बता दें, दोनों बात तो एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है।
जब बताइए ऐसा हो सकता है नहीं कि हमने कंपनी जब खरीदने की बात की तो ऐसे की, कहा देखो तुम्हारे फिक्स्ड एसेट तो 4 लाख के हैं, चलो इसकी वैल्यू 6 लाख रुपए मान लेते हैं, 6 लाख रुपया, 2 लाख रुपया करंट एसेट, हाँ ठीक है 6 2 8 लाख रुपया, 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी तो 1 लाख घट गया, कितना हो गया 7 लाख रुपया, और देते समय कहे लो रखो 6,90,000 रुपया, हो तो गया, आप कितना लोगे? हो सकता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पेमेंट अल्टीमेटली वही किया गया हो जितने पे एग्रीमेंट की गई हो सकता है फर्दर भी नेगोशिएशन हुआ हो, लेकिन एग्जैक्ट पेमेंट क्या है, पेमेंट जो आपने की है वही एग्जैक्ट पेमेंट है, पीसी तो वही है, ठीक है। हो सकता है हम एक लैपटॉप मार्केट में खरीदने गए, ठीक है, जब उसने दिखाया तो बताया 42,000 रुपए का, हमने उस समय नेगोशिएट भी किया, हमने कहा कितना लगाओगे, तो उसने कहा कि चलो अच्छा आपको 40,250 रुपए लगा देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा ही? हाँ, उसने एग्री भी किया 40, हमने कहा चलो ठीक है इन्वॉइसिंग करो 40,250 रुपए, उसने इन्वॉइसिंग की, और उसके बाद हम क्या करते हैं 40,000 रुपए की एक चेक काटते हैं, दे देते हैं, चलो हो तो गया बस, ठीक है। तो बताइए पेमेंट हमने कितनी की, 40,000 रुपए की पेमेंट की, और जबकि एग्रीड वैल्यू तो कितना था 40,250 रुपए था। तो बताइए एग्जैक्ट लैपटॉप हमने खरीदा कितने में है 40,000, लेकिन अब हम नहीं बताते, हम लैपटॉप लेके चले आते हैं और आपको नहीं बताते कि हमने लैपटॉप कितने में खरीदा, तो आप कैसे कैसे सोच सकते हो, वही सोचना शुरू कर रहे हो। सबसे पहले तो आप कहोगे मार्केट में कितने का मिलता है, अगर सबसे पहले तो आप हमसे ये पूछोगे, अगर हमने नहीं बताया आपको कि हमने कितने में खरीदा, तो आप कहोगे अच्छा एग्रीमेंट की कॉपी है, तो हम निकाल के दिखा देंगे तो 40,250 रुपए उस पर लिखा हुआ है, बताइए आप यही कहोगे यही होगी पीसी, यही कह देंगे। अगर हम वो भी नहीं बताएंगे तो आप क्या करोगे, तब आप मार्केट में पता करोगे, यही हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपने हमसे पूछा पेमेंट, हमने कहा पेमेंट नहीं बताते आपको, पेमेंट मेथड में हमने कहा पेमेंट नहीं बताते आपको, आप कहे चलो कोई बात नहीं हम नेट एसेट मेथड से बता देंगे कि आपने कंपनी कितने की खरीदी है। आपने कहा बताओ एग्रीमेंट जो हुआ था वो कॉपी मिल जाएगी, अगर हमने एग्रीमेंट की कॉपी दे दी तब तो आप एग्रीड वैल्यू के हिसाब से लगा दोगे, अगर हमने वो भी नहीं दिया तो अब आप क्या करोगे, अब आप मार्केट वैल्यू देखोगे। अगर मान लीजिए हम आपको मार्केट वैल्यू भी नहीं बताते, मार्केट वैल्यू है ही नहीं, अब आप क्या करोगे, अब मान लेंगे यही इसकी मार्केट वैल्यू भी होगी, मजबूरी बुक वैल्यू। तो आप समझते जाओ कि हम मजबूर होते जा रहे हो, नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर हम मजबूर न होते तो पेमेंट मेथड, अगर मजबूर हुए तो कौन सा मेथड आ गया, नेट एसेट मेथड, और नेट एसेट में भी अगर कम मजबूर हैं एग्रीड वैल्यू, थोड़ा और ज्यादा मजबूर मार्केट वैल्यू, और मजबूर हो गए बुक वैल्यू, ठीक है ये बात। तो चलिए हम लोग ने नेट एसेट की बात पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली, दिस इज नेट एसेट मेथड। आप एसेट माइनस लायबिलिटी को कीजिएगा, अगर एग्रीमेंट वाली वैल्यू पता है तो वो लीजिएगा, वो न पता हो तो मार्केट वैल्यू लीजिएगा, अगर वो ना पता हो तो आप बुक वैल्यू लीजिएगा। तो चलिए लिख देते हैं इस बात को, वैल्यूड एट agreed value if not available then, if not available then market value, and still if not available then book value। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आपको रटा दिया जाए कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, कौन सी वैल्यू ली जाती है, आपको कॉन्सेप्टली समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हम अगर लैपटॉप खरीद के लाते हैं और उसकी वैल्यू निकालने को कही जाए तो आप कैसे उसकी वैल्यू निकालोगे। एग्जैक्टली वही होता है जब एक नई कंपनी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है और उसकी कीमत निर्धारित करनी हो आपको, ठीक है ये बात। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेट पेमेंट मैथड पे। लिखिए अकॉर्डिंग टू AS14, पता है जितनी बातें AS14 बताएगा, AS14 इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, और जितनी बातें AS14 में लिखी हुई है उतनी बात तो हमको किसकी माननी पड़ेगी, AS14 की माननी ही पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू AS14 अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर
and preference shareholder. Amount paid to equity shareholder and preference shareholder in any form is known as purchase consideration AS14 कहता है नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से अगर पीसी निकालनी है तो पीसी क्या चीज होती है, जितना भी आप पेमेंट करते हो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन एनी फॉर्म मैनर, किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट करते हो इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसकी कंप्यूटेशन को ही कहा जाता है पीसी। ठीक है, कंपनी में कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं? कंपनी में स्टेक होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स, उनके भी पैसे लगे हुए हैं। लेकिन डिबेंचर के होल्डर्स की पेमेंट का मतलब होता है सिर्फ लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को अगर पेमेंट हो रहा है तो उसका मतलब होता है लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना। कंपनी के टुवर्ड्स जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट किसको जा रही है? इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब पेमेंट किसको किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। हालांकि ये पेमेंट किसी भी मोड में हो सकता है। ये पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे कैसे हो सकता है? इक्विटी शेयर में हो सकता है। पता है इस इक्विटी शेयर होल्डर को हम और क्या दे सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। इस इक्विटी शेयर होल्डर को और क्या दे सकते हैं? डिबेंचर्स। हो सकता है हम डिबेंचर्स अपने दे रहे हो। ठीक है, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर पीसी नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को जितना कुछ भी दे रहे हो वो क्या है? पीसी। हो सकता है हम इनको एसेट पकड़ा दिए हैं, कुछ एसेट दे दिए अपने। हो सकता है हम इनको कैश पकड़ा दिए हैं, कुछ भी हो सकता है। इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या क्या दे रहे हैं? हो सकता है इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दिए, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर ही दे दिए, इनको डिवेंचर दे दिए, इनको एसेट दे दिए, इनको कैश दे दिए। अगर इन सब की जोड़ लगा दी जाए तो इसे कहा जाता है पीसी। कंपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देती है तो कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर होल्डर के पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर के बदले में उनको क्या मिलने वाला है? नई कंपनी का इक्विटी शेयर। ठीक है, ये बताइए क्या नई वाली कंपनी पुराने वाली कंपनी के एक इक्विटी शेयर लेगी तो बदले में एक इक्विटी शेयर देगी? ऐसा ही करेगी हमेशा? बिल्कुल नहीं। ये तो डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। मान लीजिए हम पुरानी वाली कंपनी के एक इक्विटी शेयर ले रहे हैं जिसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपए और नई वाली कंपनी के इक्विटी शेयर की कीमत सिर्फ 5 रुपए है, तो ये बताइए एक के बदले में एक देंगे तो काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमें एक शेयर लेंगे तो हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे? 2 शेयर। और भी इसके अलावा सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही डिपेंडेंट नहीं होती है कि हम कितने शेयर लेके कितने शेयर देंगे। हो सकता है मेरे शेयर की वैल्यू तो आज कम है थोड़ी, लेकिन मेरे में अर्निंग पोटेंशियल अधिक है। बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मेरे शेयर की कीमत, नई वाली कंपनी हम है, मेरे शेयर की कीमत है 5 रुपए, पुरानी वाली कंपनी के शेयर की कीमत है 10 रुपए, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो 10 रुपए के एक शेयर पे अगर 1 रुपया कमाती है तो मेरे 5 रुपए के शेयर पे 75 पैसे की अर्निंग है। तो पता है मेरे 10 रुपए के शेयर पे कितनी अर्निंग हो जाएगी? 1.5 रुपए। फिर से सुनिए, पुरानी वाली कंपनी के एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, मेरे कंपनी के शेयर की कीमत है 5 रुपए। तो अगर सिर्फ ये बात स्टैग्नेंट हो और दोनों कंपनी बाकी बराबर तौर पे काम कर रही हो तो धंधा तो ये होना चाहिए, सौदा तो ये होना चाहिए कि उसके अगर एक शेयर लिए जा रहे हैं तो नई वाली कंपनी को 2 शेयर दे देने चाहिए।
लेकिन अगर ये समझिए कि इसमें बहुत सारे बिजनेसेस में डिफरेंसेस हैं, उस कंपनी के कंपैरिजन में मेरी कंपनी में रिस्क कम है, और तो और मेरी कंपनी में अर्निंग पोटेंशियल भी अधिक है। वो कंपनी 10 रुपए के एक शेयर पे 1 रुपए कमाती है, लेकिन ये नई वाली कंपनी 5 रुपए के शेयर पे 75 पैसे कमा लेती है, यानी प्रति 10 रुपए वो कितना कमाती है, 1.5 रुपए। तो क्या आपको लगता है शेयर होल्डर को एग्जैक्टली एक के बदले में दो दो दिया जाए तभी वो सेटिस्फाइड रहेंगे? हम थोड़ा सा कम भी कर देंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा अगर हम कर लें कि हम दो के बदले एक एक शेयर लेंगे और बदले में दो दो देंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो के बदले में 3 दे दें तो हो सकता है चल जाएगा कि नहीं? हो सकता है चल जाए, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स यहां पे बहुत सारे और भी फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है कि पुरानी कंपनी के कितने शेयर लिए जाएंगे और नए कंपनी के कितने शेयर दिए जाएंगे। माइंड मेकअप आपका सिर्फ ये करना था, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठानी थी कि ये डिसीजन हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे ही नहीं लिया जाता, और भी बड़े सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाता है कि पुरानी कंपनी के कितने शेयर लिए जाएं और उसके बदले में कितने शेयर्स नई वाली कंपनी के दिए जाएं, ठीक है। पुरानी कंपनी के कितने शेयर लेके नई कंपनी के कितने शेयर दिए जाते हैं, इसे कहा जाता है स्वैप रेशियो, ठीक है। लिखिए, स्वैप रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी टू बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, ये बात मान लीजिए, एग्जांपल लिख रहे हैं, स्वैप रेशियो is 2/3। अगर स्वैप रेशियो 2/3 है, इसको और कैसे लिखा जाता है? रेशियो के फॉर्म में भी लिखते हैं, 2:3 ऐसे भी लिखा जाता है स्वैप रेशियो। 2/3 लिख लीजिए या 2:3 लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। अगर स्वैप रेशियो 2:3 है तो इसका मतलब होता है 2 शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। एक बात तो परमानेंटली अपने दिमाग में आज के बाद बैठा लीजिए, कोई भी रेशियो अगर हमने लिखा है 1:2 तो ये हमेशा न्यू को डिनोट करता है और ये हमेशा ओल्ड को डिनोट करता है। चाहे ये बोनस इशू हो, चाहे ये राइट इशू हो, चाहे ये स्वैप रेशियो हो, कुछ भी हो, किसी भी एक्सचेंज को में अगर रेशियो लिखा होता है तो पहला वाला जो टर्म होता है रेशियो का वो हमेशा न्यू को डिनोट करता है और पुराना वाला सेकेंड वाला हमेशा ओल्ड को डिनोट करता है। रेशियो हमेशा न्यू इज टू ओल्ड ही होता है, ठीक है। तो परमानेंटली ये बात तो हमको याद ही रखनी होगी। अगर 2:3 का रेशियो है, इसका मतलब क्या है? 2 नए कंपनी के शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, और हर जगह यही होता है। मान लीजिए हम कहते हैं बोनस इशू आया है 2:1 के रेशियो में, हमने कहा बोनस इशू आया है 2:1 के रेशियो में, बस सिर्फ रेशियो पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं बोनस इशू आया है 2:1 के रेशियो में, मेरे पास 100 शेयर पहले से हैं, जाइए ये बताइए हमको बोनस कितना मिलेगा? बोनस कितना मिल जाएगा? 200। हमको 200 बोनस शेयर और आ जाएगा, 100 पे 200 बोनस मिल जाएगा। ये क्या है? न्यू इज टू ओल्ड, एक ओल्ड पे 2 नया, ठीक है। रेशियो हमेशा इसी तरीके से पढ़ा जाता है, दैट इज ऑलवेज रेड एज न्यू इज टू ओल्ड। ये चर्चा नहीं है हमारी। चलिए, तो पीसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, अगर शेयर के रिस्पेक्ट में कितनी पेमेंट जा रही है, यहां पे हमने बात की इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे। तो कैसे ये वैल्यू लिखेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर में पेमेंट की जा रही है, हम इक्विटी शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे हैं वो पीसी कंप्यूट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू स्वैप रेशियो इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। लिखिएगा इस बात को। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू स्वैप रेशियो, जी क्यों अप्लाई किया? देखिए, हम कहते हैं कि हम स्वैप रेशियो क्या रखे हैं, 2:3 का, 2/3 का। इसका मतलब है कि पुराने 3 शेयर के बदले में कितने शेयर देने वाले हैं? 2 शेयर देने वाले हैं। पुरानी वाली कंपनी के पास टोटल 3000 शेयर हैं। पुरानी वाली कंपनी के पास टोटल 3000 शेयर हैं। जब बताइए आप कितने शेयर देने वाले हो? 2000। कैसे आया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू स्वैप रेशियो मल्टीप्लाई करके, इनटू दिस इज स्वैप रेशियो। कैसे आया है 2000? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी में आपने क्या मल्टीप्लाई किया? स्वैप रेशियो मल्टीप्लाई किया, तो 3000 से 2000 आ गया। हमने कहा 3000 पुरानी कंपनी के शेयर्स, इसमें 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/3 क्या है? स्वैप रेशियो, तो आपको मिल जाएगा 2000। और अब कैसे पता चलेगा कितना आपने पेमेंट किया? नई वाली कंपनी के जो एक इक्विटी शेयर की कीमत है, कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर अपनी कंपनी के दिए हैं और उस कंपनी के एक इक्विटी शेयर की कीमत है 40 रुपया। तो अब निकाल लीजिए 2000 इंटू 40 कितना हो गया? 80,000 रुपए की पेमेंट की गई है इक्विटी शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये फॉर्मूला जस्टिफाइड है कि आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी में स्वैप रेशियो को मल्टीप्लाई करिए। इतना करने से क्या पता चल जाता है? कितने नई वाली कंपनी के शेयर दिए जा रहे हैं। उसमें नई वाली कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कितनी वैल्यू का शेयर दिया जा रहा है। ये स्वैप रेशियो आपको एग्जाम में दिया होता है, दिस ऑलवेज गिवन और एट टाइम्स नॉट गिवन। कभी कभी आपको ये स्वैप रेशियो गिवन होता है और कभी कभी आपको स्वैप रेशियो गिवन नहीं होता है। जब स्वैप रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं, ये चर्चा करेंगे। अभी बात करने जा रहे हैं जब इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में स्वैप रेशियो दिया हुआ है तो कैलकुलेशन कैसे होगी। एग्जांपल 1 लिखिएगा। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है। इस पे वापस से आएंगे, फिर थोड़ा सा काम कर लेंगे, फिर वापस से आएंगे, फिर थोड़ा सा काम कर लेंगे और फिर वापस से आएंगे। 2-4 बार यहां आएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे हमेशा के लिए। चलिए लिखिए एग्जांपल 1। शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 10,000 नंबर। पुरानी कंपनी के कितने शेयर्स हैं इन नंबर्स वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो इज 1:2। वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इज इक्वल टू ₹80। बस और कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। बस हमने क्या डिसाइड किया है, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, पुरानी कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो बस इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। दोनों होते दोनों को करते, और पेमेंट भी सिर्फ किस में कर रहे हैं? बस इक्विटी शेयर दे रहे हैं और कुछ नहीं देना इनको। हम 1:2 के रेशियो में इनको इक्विटी शेयर देने वाले हैं 18 रुपए के। पीसी कंप्यूट करनी है, कंप्यूट पीसी। तो चलिए हम लोग एकदम फॉर्मेट में करेंगे ताकि एक बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। हालांकि इसमें तो बस एक ही मोड में पेमेंट है, लेकिन जब ढेर सारे मोड में भी पेमेंट आए तो भी ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाए, ऐसे तरीके से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लिखोगे पेमेंट टू, फिर लिखोगे पेमेंट इन,
किसको किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है। हालांकि यहां पे तो सिर्फ किसको किया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है और सिर्फ एक ही मोड में पेमेंट भी कर रहे हैं। कौन सा मोड, इक्विटी शेयर। फिर इसकी कैलकुलेशन जो करोगे वो यहां लगाओगे और फिर यहां फाइनल अमाउंट लिखोगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 10,000 इंटू स्वैप रेशियो 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 18, कितना हो गया 90,000 रुपया। दिस इज पीसी। ठीक है ये बात, सिंस यहां और कोई मोड नहीं है, बस यही हमारी टोटल हो गई, दिस इज पीसी। तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं इसे पीसी से, और पीसी में कौन से मुद्दे की भी बात कर रहे हैं, जहां पे आपको हम बता रहे हैं कि हम पेमेंट क्या दे रहे हैं। पेमेंट नहीं बताते तो आप मजबूरन कहां चले जाते, नेट एसेट मेथड पे, लेकिन आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 लिखिए। इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 8,000, स्वैप रेशियो 3:4, also cash of rupees 2 per 5 share shall be paid. Value of share of new company, value of share of new company is rupees 17. Compute PC। अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो पहले तो पीसी पता होनी चाहिए। पीसी जब पता होगी तभी अकाउंटिंग कर ही पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले पीसी सीख रहे हैं। चलिए कंप्यूट कीजिए और बताइए पीसी कितनी। यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट इक्विटी शेयर में भी की जा रही है और साथ ही साथ कैश भी दिया जा रहा है। बताइए, जोड़ लगाइए और बताइए कितना पेमेंट किया गया है। ये सबसे आसान सिचुएशन होती है जिसमें नई वाली कंपनी बता रही है कि देखिए हमने क्या क्या पेमेंट किया। वो तो खुल के बता रही है कि देखिए हमने क्या क्या पेमेंट किया, और बस आपसे कह रही है बताओ हमने कितना पेमेंट किया। पता है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कंपनी कह रही है हमने क्या क्या पेमेंट किया, लीजिए आपको बता देते हैं, और फिर आप ही से कह रही है बताओ कितना पेमेंट किया। ये वो क्वेश्चन है। एक लाख 3,000, 1,05,200, और कोई आंसर 1,03,200। अच्छा 1,05,200 सबसे आंसर चाहिए। एक लाख 5,000, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो रहा है, ये इसी का सॉल्यूशन। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन इक्विटी शेयर क्या है भाई, 8,000 शेयर पुरानी कंपनी के, स्वैप रेशियो है 3/4। 3/4 का मतलब 3 नए शेयर हर पुराने 4 शेयर के बदले में, और एक शेयर की कीमत कितनी है 17 रुपया। बताइए कितना जाएगा, 1,02,000। ठीक है, साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर को और क्या दिया जाएगा, कैश। पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को ही हो रहा है, कैश भी हो रहा है। क्या कैश हो रहा है, ऑल्सो कैश ऑफ ₹2 पर 5 शेयर, हर 5-5 शेयर पे 2-2 रुपया दे देना है। अच्छा शेयर कितने हैं 8,000, हर 5-5 शेयर पे कितने दे देने हैं 2-2 रुपया। 8,000 शेयर हैं, हर 5-5 शेयर पे 2-2 रुपया नगद पकड़ा देना है। कितना हो गया 3,200। तो टोटल पीसी कितनी हो गई 1,05,200। आई होप किसी को परेशानी नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है, किसको हो रही है।
अब देखिए, आप अगर ये कहोगे सर मेरी जिंदगी में तो कष्ट ही कष्ट लिखा है, तो अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें हमेशा परेशानी रहती है। चलिए तीसरा एग्जांपल लिखिए। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 10,000, स्वैप रेशियो 2:3, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 16 रुपया। इसे हम करेंगे। देखिए अब यहां पे कुछ नई बातें हैं सर, देखने में तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, इसमें क्या नई बात है, देख लीजिए। देखिए घबराइए नहीं, इसके बाद वाला आप ही करोगे। पेमेंट टू किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। कौन से मोड में पेमेंट कर रहे हो? इक्विटी शेयर, ठीक है। 10,000 इंटू 2/3। पता है हर 3 शेयर के बदले में 2 शेयर देना है, लेकिन यहां पे शेयर 3 के मल्टीपल में है ही नहीं, यहां शेयर 3 के मल्टीपल में है ही नहीं। जितनी शेयर 3 के मल्टीपल में है उनको तो 2 शेयर मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास शेयर 3 के मल्टीपल में नहीं है उनको मजबूरन नगद देना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास मल्टीपल में है 3 के मल्टीपल में शेयर, वो तो 2 शेयर पा जाएंगे, लेकिन जिनके पास 3 के मल्टीपल में शेयर नहीं है उनको मजबूरन हमें क्या देना है? नगद देना है। तो 3 के मल्टीपल में 10,000 डिवाइडेड बाई 3 करो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस 10,000 डिवाइडेड बाई 3 बताना है, 3,333। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3,333 और 0.33 भी आ रहा है, 0.33 अलग से। ये क्या है? कैश में पेमेंट है इक्विटी शेयर होल्डर को। पता है अभी कितना कंसीडर हुआ है? सिर्फ 10,000 डिवाइडेड बाई 3 का एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। अभी 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है कि नहीं? बाकी है। इंटू 2 इंटू 16, आपको याद है ना वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी भी करते थे, इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 16। कितना हो गया ये? 106656। 10 रुपया 56 पैसा, 11 रुपया दे दो। क्या हो गया? 1,06,660 दिस पीसी। या ध्यान दीजिएगा वापस से यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने 10,000 इंटू 2/3 कर दिया होता, 10,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर दिए होते, करो कैलकुलेटर पे देखो कितना आ रहा है। 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 6,666.66, ठीक है, 6,666.66 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 6,666 अलग और 0.66 अलग लेते थे तो इंटू 16 करते, और यहां भी क्या करते? इंटू 16 करते, ठीक है। इंटू 16 करते तो यहां पे भी क्या हो रहा है जरा देखिए, 6,666 इंटू 16 1,06,656, और फिर यहां पे कितना? वही 11 रुपया, 1,06,667। तो सर इतनी चेतावनी देके आप ये बात क्यों समझा रहे थे कि 2 रोक दीजिए?
दो रोकने वाली बात का फिर क्या मतलब रह गया जब दोनों बात एक ही है? दोनों बात एक नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों बात एक क्यों नहीं है। हा, ये तो गड़बड़ हो गया। पता है ये क्या था? ये क्या था? टू शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ न्यू कंपनी। अच्छा हाँ, ऑफ न्यू कंपनी। और यहां था नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू स्वैप रेशियो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। हल्ला नहीं, बस हो गया। स्वैप रेशियो गिवन भी हो सकता है और नॉट गिवन भी हो सकता है। नॉट गिवन होगा तो इससे कई बार मिलना है, इसलिए अभी इसको रोक के रखा है। आइए इधर, लिखिए नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 10,000, स्वैप रेशियो 4/3, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 16। अच्छा, तो बस आप 2/3 की जगह 4/3 कर देंगे, वो कुछ चमत्कार दिखा देंगे क्या सर? चलिए करिए इसे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। पीसी का सही आना बड़ी बात नहीं है, पीसी किस मोड में कितनी कितनी पे की जा रही है ये सही आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सेकंड, हमें आंसर तो पता नहीं है, एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, बस चेक कीजिए अपने आंसर्स को। पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट किस मोड में? इक्विटी शेयर। कितना? 10,000 ओल्ड शेयर के नंबर हैं ओल्ड कंपनी के शेयर्स के, इनटू 4/3। अब जाइए ये बताइए डिवाइडेड बाई 3, ये क्या 3 के मल्टीपल में है? नहीं। अगर ये 3 के मल्टीपल में होता तब तो सबको हर 3-3 शेयर पे 4-4 शेयर मिल जाते, लेकिन ये 3 के मल्टीपल में तो है नहीं, तो जिनके पास 3 के मल्टीपल में शेयर नहीं है उनको हमें नगद पे करना पड़ेगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 3,333। और 0.33 अलग करेंगे, इसके सामने लिखेंगे कैश। ठीक है ये बात। अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराया था आपको, अब 4 से मल्टीप्लाई कराते हो, साथ ही साथ 16 से, इसको भी 4 से और 16 से। ठीक है, 213312 और ये 21, जस्ट 21। हाँ, राउंड ऑफ करके 21 ही है ना। ठीक, कितना? 2,13,333। ठीक है, अब एक बार फिर से यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपने डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 दोनों कर दिया होता और फिर 16 से मल्टीप्लाई करते, करिए जरा। 10,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 13,333.33 किया, 13,333 अलग लिया, 0.33 अलग लिया। ठीक है, इधर भी 16 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 16, 2,13,328 5 रुपया। जरा देखिए पीसी मैच कर रही है क्या? नहीं। हम पहले दे रहे थे 2,13,312 रुपए का इक्विटी शेयर, नगद दे रहे हैं 21 रुपए, अब आप कह रहे हो नगद देंगे 5 रुपया। नगद 21 रुपया देना है, ना कि 5 रुपए। आपकी पीसी गलत कंप्यूट हो रही है।
ये बताइए जिनके पास 3-3 के मल्टीपल में शेयर्स हैं उन्हीं को ना 4-4 शेयर दे पाओगे। ठीक है, अगर आपने डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 4 एक साथ कर दिया तो आप गलत कर रहे हो। अंतर समझ में आ रहा है बात आपको, कि जिनके पास 3 के मल्टीपल में शेयर है 4 तो उन्हीं को ना शेयर दिए जा सकते हैं।